सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि ज़माने का सताया हुआ एक गरीब शख्स एक अमीर आदमी के पास गया। उसने अपना हाल सुनाकर इमदाद की दरख्वास्त की। अमीर आदमी मालो दौलत ज़रूर रखता था लेकिन इखलाक की दौलत से महरूम था। उसने गरीब शख्स को खूब डांटा, गुलामों को हुक्म दिया कि धक्के देकर इसे बाहर निकाल दिया जाए। अब कुदरत को कह लें कि उस बद इखलाक अमीर की यह हरकत कुछ ऐसी नागवार गुजरी कि उसने अमीर शख्स की तकदीर का पांसा ही पलट दिया और उसको एक एक करके नुकसानात का सामना करना पड़ा और आफात ने उसकी अमलाक को बर्बाद कर दिया और वो इज़्ज़त और शोहरत से बिल्कुल महरूम हो गया। जैसा कि माशरे की रस्म है कि ज़वाल के वक्त कोई साथी नहीं बनता, ठीक इसी तरह उस बद इखलाक शख्स के मुलाजिम और यार दोस्त उससे मुँह मोड़ गए। अच्छा, उस शख्स के मुलाजिमों में से एक ऐसा मुलाजिम भी था जो उसका काबिल एतमाद मुलाजिम कह लें। वो काबिल एतबार मुलाजिम एक और शख्स की खिदमत पर मुकर्रर हो गया। कुछ अरसे के बाद एक दिन ये खादिम अपने नए आका को खाना खिला रहा था कि किसी फ़कीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। ये अमीर नेक और खुदातरस शख्स था। उसने खादिम को हुक्म दिया कि साइल के लिए खाना लेकर जाओ और उसका सवाल पूरा करो। खादिम खाना लेकर चला गया और जब वापस लौटा तो गम से निढाल हो रहा था। उसकी आंखों से कह लें कि यूं आंसू बह रहे थे कि जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हो। उस अमीर ने अपने मुलाजिम से रोने और गमीन होने का सबब पूछा, वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे आका, जो बूढ़ा आदमी हाथ में कशकोल लिए आज हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आया है, ये किसी वक्त में बहुत दौलतमंद था और मैं इसके खिदमतगारों में शामिल था, मैं इसका मुलाजिम था। आज इसे ऐसी हालत में देखकर, ख़राब हालत में देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया, गमगीन हो गया। अमीर आदमी ने खादिम की बात सुनी और कहा कि तूने उसे तो पहचान लिया लेकिन मुझे पहचानता है? मेरी तरफ देख, मैं वही साइल हूँ जो एक दिन तेरे इस पहले आका के पास गया था और उसने मुझे बेइज्जत करके धक्के मरवा के अपने घर से निकलवा दिया था। आज तू उसे जिस हालत में देख रहा है ना, ये यकीनन उसके बुरे अमाल का नतीजा है। खुदा ने इसे अपने फजलो करम से नवाजा तो फिर ये फ़िरौन बन गया। अगर ये ऐसा ना करता तो इस हाल को पहुंचता ही ना। अब नाज़रीन, इस हकायत में कह लें कि कुदरत के अटल कानून मकाफ़ात अमल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। मकाफ़ात अमल, जिस तरह कोई शख्स गन्ना काश करने के बाद गंदुम हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह बुराई करने वाले को भलाई कैसे हासिल होगी, हासिल नहीं होती। और बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि एक शख्स बुरे अमाल में मगन होता है, जैसे बुराई उसे रास आ गई हो। कभी ये होता है कि बुरे की जो रस्सी है ना, कहा जाता है ना अक्सर किसकी रस्सी दराज है, दराज कर दी जाती है उसकी रस्सी और वक्त आने पर उसे अगले पिछले सारे गुनाहों की सज़ा दे दी जाती है। और कभी बुरे आदमी की हैसियत जल्लाद जैसी होती है जिसको बड़े मुजरिमों को सज़ा देने पे मुकर्रर किया जाता है। ये जो दुनिया है ना नाज़रीन, इबरत का सामान है लेकिन कोई इबरत पकड़ने को तैयार नहीं है। काश हमारे सियासतदान, हमारे रहबर भी इस हकायत से सबक सीख लें। इखलाक से कौमें बनती हैं और जब इखलाक की कदरें पामाल होना शुरू हो जाएं तो ऐसी कौम की किस्मत में रुसवाई और ज़िल्लत लिखती जाती है। और इखलाक कह लें कि वो चीज़ है, इखलाक वो चीज़ है जिससे पत्थर दिल जो होता है ना, पत्थर दिल, वो भी पिघलाया जा सकता है। सख्त से सख्त दीवार को मोम किया जा सकता है। अच्छा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में अर्तुगल जो ड्रामा है अर्तुगल गाजी, इसका जिक्र करती हूँ, हवाला देती हूँ। इस ड्रामे में जंगी महाज़ों के अलावा ये भी दिखाया गया है कि बाज़ दफ़ा जंग जीतने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इखलाक से और किरदार से दुश्मन का दिल जीता जा सकता है और इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। एक ईसाई गवर्नर अर्तुगल की जान का दुश्मन होता है, यहाँ तक कि वो जो जालिम गवर्नर होता है वो अर्तुगल के बेटे को भी अगवा कर लेता है और ईसाई गवर्नर तरह तरह के जुल्म अर्तुगल के कबीले के साथ जारी रखता है। लेकिन जब ये ईसाई गवर्नर अर्तुगल के कब्ज़े में आता है तो अर्तुगल गाजी उसको रिहा कर देता है। सोचे ज़रा, यही नहीं बल्कि अर्तुगल ईसाई गवर्नर की जान उसके दुश्मनों से भी बचा लेता है। तो फिर क्या होता है, मुतासिर होता है वो और वो मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और यूँ ईसाई गवर्नर इस्लाम का सिपाही बन जाता है। यानी इखलाक से जीता, किरदार से जीता। इखलाक में कह लें कि बहुत ताकत है और जो शख्स इखलाक में बेहतर होगा वो दूसरों से मुमताज़ तसव्वुर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा
कि ये बात हमारे रहबरों को समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए, कभी तो समझ आ जाए। कौमी असम्बली एक मुक़द्दस ऐवान है, कहा जाता है ना मुक़द्दस ऐवान, मुक़द्दस ऐवान मतलब समझते हैं मुक़द्दस का, मुक़द्दस। और जो वहाँ पर होता है मुक़द्दस और वहाँ जो होता है, कैसे देखते हैं आप? मुक़द्दस ऐवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अवाम की फलाह के लिए कानून साजी की जाती है और इस मकसद के लिए अवाम अपने वोटों के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे उस ऐवान में भेजते हैं। इनको मैंडेट दिया जाता है, इन पे भरोसा किया जाता है, इन पे एतबार किया जाता है, इन पर एतमाद किया जाता है कि हम आप पे एतमाद करते हैं, आप पे एतबार करते हैं कि आप जाएं हमारे मसाइल हल करें। अवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पर इजलास होते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे जब ऐवान में लोग जाते हैं? शायद हमारे रहबरों को इस बात की कदर नहीं है। ये बज़ाहिर तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं कि हम आएँ और अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन हकीकत में ये मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुंचकर अपना असल मकसद भूल जाते हैं, क्योंकि शायद नीयत ही नहीं होती, वो मकसद होता ही नहीं नियत में, नियत ही कुछ और होती, चाहते कुछ और असल मकसद क्या है जी? अवाम के हक में कानून साजी करना। लेकिन अना और जिद की वजह से अवामी नुमाइंदे इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करने की वजह एक दूसरे की हर बात पर जिदबाजी करते हैं। ये इसकी बात पकड़ है, वो उसकी बात पकड़ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कभी तो कोई बात इग्नोर कर दिया करें। मकसद तो याद करें कि किस मकसद के तहत आप लोग यहाँ जाके बैठे। इस मौजिज़ मुक़द्दस ऐवान का आप मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर बनते हैं, क्यों? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऐवान के नुमाइंदों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। किसी भी मुल्क के जितने भी ऐवान के नुमाइंदे होते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन शायद अवाम की नुमाइंदगी करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि ये जगह कितनी मुक़द्दस है जहाँ ये बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह के बंदो आप लोगों को चूज़ किया इस जगह पे बैठने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए, जो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो इबादत समझ के करो ना। शायद अगले पिछले गुनाह ही माफ़ करवा लें अगर इबादत समझ के करना शुरू कर दें आज से। लेकिन नहीं, कैसे करेंगे? एहसास ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुक़द्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखे कि आए रोज़ मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती हैं सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या। और आप लोग कितने जमहूरी हैं? प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा, और बातें सुनने से बड़ी बड़ी। सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग लापते हैं। खुद आपका रवैया जमहूरी है? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कितने जमहूरी हैं आप लोग, कितना समझते हैं आप लोग जमहूरियत को? ऐवान में जाते ही ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनका ये जो बर्दाश्त करने का एक लेवल है, टॉलरेंस लेवल, वो 0 0 अंडा हो जाता है। एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये पता नहीं क्या कौन सी पुरानी लड़ाइयाँ जिनकी खत्म नहीं होती, ग्रजेस खत्म ही नहीं होती हैं। एक दूसरे को देखते तो ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है, बताइए जरा नाजरीन, तो क्या आता है आपके ज़हन में? सबसे पहले जितने लोग टीवी देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जरा बताइएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, बताइएगा जब भी आप कभी टीवी लगाएं और कौमी असम्बली का इजलास हो तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या होता है? यही होता है ना कि अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, पता नहीं कौन वॉकआउट कर जाएगा, पता नहीं इख्तिलाफ कहाँ तक चला जाएगा, कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, पता नहीं कौन गालम गलोच करेगा, कौन क्या जवाब देगा, किस बात का क्या जवाब दिया जाएगा। और सबके ज़हन में एक सवाल आता होगा, जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं, कि ये जो इजलास शुरू हुआ है, ये इजलास अवाम के लिए इसमें कोई बात की जाएगी, कोई फ़ायदा मंद साबित होगा, या ऐसे ही बस वक्त का, पैसे का ज़ाया, अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया होगा, वक्त भी ज़ाया होगा। यही नहीं बल्कि अवाम भी ऐवान के हर इजलास में कह लें कि नज़रें जमा लेती है कि उनकी जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके हक़ में शायद कोई कानून साजी कर दें, शायद। लेकिन हर बार ये जो बेचारी अवाम है ना, इसको एक ही चीज़ मिलती है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं? मायूसी। मायूसी। इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती है इन लोगों को, तो कौन सी कानून साजी करेंगे, कौन सी तवज्जो देंगे ये, जब इनके आपस के झगड़े, इनके ग्रजेस, पता नहीं कौन से इनके अंदर झगड़े हैं जो पले चले जा रहे हैं, इनके गुस्से ख़त्म नहीं हो रहे, एक दूसरे की शक्लें देख के खाने को दौड़ते हैं।
अजीबोगरीब है हमारे ये नुमाइंदे जो हैं। अब कल जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, खुदा की पनाह, तो बड़े बड़े नाम और कैसी, मैं अफसोस के साथ अल्फाज बोल रही हूँ, अब मेरे अल्फाज चुभेंगे इन लोगों को, कैसे कैसे बाजारी जबान इस्तेमाल करते रहे। बाजारी जबान ही होती है ये, अफसोस के साथ कहूँगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी जबान होती है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप, लोग तो आप पे शक करने पर आ जाए कि वाकई आप लोग तालीम याफ्ता, आपके पास डिग्रीज हैं, आप लोग वाकई कभी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में गए या नहीं गए। कैसे एक दूसरे पर ही बजट की कॉपियां फेंक कर इखलाकियात की बातें धज्जियां उड़ा रहे। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे सियासतदान, और ये वो सियासत है जिसको कहते थे इबादत। क्लिप चलाइएगा जरा टीम, दिखाइएगा जरा नाजरीन को। अब देखा आपने, सुना आपने, यकीनी तौर पर देखकर पाकिस्तानियों के सर तो शर्म से झुक गए हैं कि क्या इसलिए इन लोगों को वोट देकर हम लोगों ने यहाँ पहुँचाया था। ये काम करने गए थे, ज़रा बताइएगा, ये काम करने गए थे ये लोग। ये हमारे अवामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे ही कर रहे हैं अवाम की खिदमत ही कर रहे होंगे, अगर कहते हैं तो खिदमत ही होगी शायद। ये कौम की तकदीर बदल रहे हैं, ये ऐसे बदलती होगी तकदीर मेरे ख्याल से, जैसे बदल रहे हैं ये, बदल रहे हैं तकदीर, शायद जल्दी बदल जाएगी तकदीर कौम की। इनके रवैयों से लगता है कि अब ये पैगाम देना पड़ेगा कि वालिदैन कौमी असम्बली का इजलास अपने बच्चों के साथ बैठकर ना देखें। इनमें से बहुत से नुमाइंदे ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के आइडियल होंगे, और बहुत से बच्चे सियासत में भी आना चाहते हैं, बहुत से बच्चे इनको देखकर बोलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, और बच्चे इनको बाकायदा फॉलो करते हैं, इनके लिए सब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कौन बताए कि बड़े आदमी, अफसोस के साथ कहूँगी कि इतनी छोटी हरकतें करते हैं, और आए दिन करते हैं छोटी हरकतें। ये सो कॉल्ड बड़े आदमी, बड़े लोग इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि शर्म इन्हें मेरे ख्याल से आती नहीं है, और इनको देखकर देखने वालों को यकीनी तौर पर शर्म आती होगी। मैं अपने रहबरों को क्या कहूँ, अब यही कहती हूँ कि अगर आपका अपने जज्बात पर काबू नहीं है, इतने आप लोग जज्बाती लोग हैं, इतने जज्बाती हैं, और आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो सारी दुनिया देख चुकी है, अगर आप ज़बान पर ताले नहीं लगा सकते तो फिर कौमी असम्बली के ज़बान को ताले लगा दें, या तो अपनी ज़बानों को ताले लगा दें, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लें, या फिर ज़बान को ताले लगा दें। ऐसा करने से मेरे ख्याल से कम से कम जो ऐवान के साथ मुकद्दस आता है ना, मुकद्दस ऐवान, इसका वकार ख़राब नहीं होगा। और कौमी असम्बली पे जो इजलास पे जो पैसे लगते हैं करोड़ों रुपए, वो भी ज़ाया नहीं होंगे, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। चले वक्त तो इन लोगों के पास बहुत होगा, जज्बात भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़बानों पे भी ताले नहीं लगेंगे, गालियाँ भी इन सबको आती हैं, बहुत से लोगों को आती हैं जो देते हैं, लेकिन अवाम के पैसे तो बच जाएंगे। जो एक मुकद्दस हमारा ऐवान है उसका तकद्दुस तो बच जाएगा, वकार तो बच जाएगा, उसकी इज्जत तो बच जाएगी, दुनिया में जगहसाई तो नहीं होगी। आप लोगों के पास तो बहुत वक्त है, कहीं और बैठ के गालियाँ निकाल के ज़ाया कर लें, इस मुकद्दस ऐवान में बैठ के क्यों, अवाम के टैक्स के पैसों से क्यों। और अवाम के नुमाइंदों को ख्याल तक नहीं रहता कि जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं इस पर लगने वाला पैसा अवाम के खून पसीने की कमाई है। अल्लाह के बंदो, खून पसीने की कमाई है उन बेचारे अवाम की, जिसको आप लोग ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। ये पैसा इसलिए नहीं है जो ऐवान में रोज रोज अवामी नुमाइंदों की ये जो आपस की लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद हैं, मनमानी है, जिद है, ग्रंचीज है, उसके लिए खर्च हो जाए। और हमारे रहबर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कहने की खिलाफियात की हर हद पार कर जाते हैं, हर हद। अगर इतना इनको लड़ने का शौक है, मेरे ख्याल से रेसलिंग कर लें, अपनी फील्ड चेंज कर लें, लड़ें दिन रात। फिर ऐवान में फिर आप लोगों का क्या काम है? अगर ज्यादा जज्बा है ना तो जाकर दहशतगर्दों से लड़ें, ताकि मुल्क को कोई फायदा ही दे दें आप लोग। अगला क्लिप चलाइएगा। हुकूमत कहती है जी ऑपोजिशन हर बार इन ऐवान में तकरीर करने से रोकती है, तकरीर नहीं करने देती है, इसीलिए अब हुकूमती नुमाइंदे भी ऑपोजिशन वाला किरदार निभाने पर मजबूर हो गए। अब पता है कि अगर ऑपोजिशन वाला रवैया अपनाना है तो फिर हुकूमती नुमाइंदे भी ऑपोजिशन के डेस्क पर जाके बैठ जाए ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दूसरे को बजट की किताबें पास कराई जा रही हैं, लेकिन कोई कानून पास नहीं हो सका। शायद हमारे नुमाइंदे एक दूसरे पे किताबें उछालने कोई कानून पास करना समझते होंगे, कानून पास हो रहा है। देखें ज़रा अनोखा अंदाज पाकिस्तान में कानून पास होने का। मुराद से जो हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन हमेशा हुल्लड़बाजी करती है, उनको तकरीर नहीं करने दी जाती है। लेकिन मुराद से सब खुद क्या कह रहे हैं आप, एक विफाकी वजीर इस तरह करेगा तो बाकी अरकान क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या तवक्को की जा सकती है? मतलब मेज पे चढ़ के सोचें जरा, मेज पे चढ़ के मुराद सईद ऑपोजिशन पर किस तरह निशाने लगा रहे हैं। मतलब ये मेज
पे चढ़ के आप निशाने लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे क्या क्या इमेज जा रहा है। और गार्ड्स की बेबसी पर मैं क्या कहूँ, वो तो ईवान के इन नुमाइंदों को इज्जत देते होंगे ना, सर जी ना करें, सर जी ना करें, सर जी रुक जाएं, मतलब तरले मिनते करते नजर आए हैं बेचारे। और ये अली नवाज ईवान क्या कहते हैं कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ईवान में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ अली नवाज ईवान की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर उस शख्स की बात कर रही हूँ जिनको अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आती है। पहली बात है कि ऐसी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए जिसमें बाद में नदामत का सामना किया। जो ये गलती है, ये छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और फिर माफ़ियाँ मांग रहे। चले माफ़ी मांग ली, थोड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलती नहीं है, इसके लिए किसी और लफ्ज़ का इंतखाब करें। पूरी दुनिया आपको देख रही है। अगला क्लिप चलाइएगा। अब आपने देखा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के स्पीकर के लिए जो दावत है, आपने ये भी क्लिप में देखी जिसमें वो उनको जूता मारने की धमकी दे रहे थे। और फिर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बाद में पूछा जाता है कि आपने कौमी असम्बली में स्पीकर पर जूता मारने वाली बात की तो उस पर आपको कोई दुख है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है। मतलब ढिठाई देखें आप कि कोई दुख नहीं है मुझे, अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर जूते चलेंगे। तब आप इनकी ढिठाई देखें, अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो जूते चलेंगे। के पैगाम देते हैं लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं, जो बच्चे बड़े होकर शाहिद खाकान अब्बासी से बनना चाहते हैं। बाकी फिर वालिदैन ना बच्चों को दूर रखें, जब इस तरह के इजलास चले तो टीवी ना दिखाएं बच्चों को, यानी इसको कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी। और अब यही हाल शेख रोहेल असगर साहब का है, जो अपने किए पे शर्मिंदा होने की बजाय कमजोर दलील देते हैं। क्या कहते हैं सुने जरा, पंजाब वाले जरा गौर से सुने क्या कहते हैं ये, कि गाली पंजाब का कल्चर है। मुझे बताएं कौन सा सूबा है जिसका कल्चर गाली होता है? आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? पता है कि क्या बात कर रहे हैं? यानी ना बात करने से पहले सोचते हैं ना बाद में सोचते हैं। कौन से सूबे का कल्चर होता है गाली? यानी अपनी गलत जो हरकत है, वो पंजाबी से कहते हैं अपनी गलत हरकत का सारा मलबा पंजाब कल्चर से बा देता है कि पंजाब कल्चर है गाली निकालना। तो पंजाबियों की दिलआजारी है ये कि मतलब पंजाब का कल्चर गालियां निकालना है। ये कल्चर तो वो होते हैं ना, सब सीखते हैं, सिखाया जाता है। और क्या पंजाब के लोग अपने बच्चों को गालियां निकालना सिखाते हैं? मैं तमाम पंजाबियों से पूछती हूँ, मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से है, कौन से पंजाब का कल्चर गाली है? और बड़ी शान से बयान कर रहे हैं आप कि गाली निकालना हमारा कल्चर। नून लीग पंजाब कार्ड तो आपको पता है बहुत अरसे से खेलती है, लेकिन आज लीगी रहनुमा ने मेरे ख्याल से मुझे कहना पड़ेगा कि पंजाब को शर्मिंदा कर दिया। शेख साहब, किसी जबान का कल्चर, किसी भी सूबे का कल्चर खासतौर पे गालियां देना नहीं होता, बल्कि गाली देना एक गंदी ज़हनियत की अलामत है। मतलब ये पंजाब के हवाले से बात करें, किसने हक दिया शेख रोहेल असगर को पंजाब के बारे में बात करने का कि पंजाब का कल्चर है गाली देना? फिर लीगी रहनुमा किस मुंह से बातें करते हैं कि ऐवान को मफलूज बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है, ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। अगर हुकूमत कसूरवार है, रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए कसूरवार है, जिम्मेदार है, तो फिर ऑपोजिशन भी ऐवान का माहौल ख़राब करने में बराबर की हिस्सेदार है। और अफसोस का मुकाम है कि हमारे रहबर खुद को इतना परफेक्ट समझते हैं कि जैसे इनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। उल्टा ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम अपने किए पे शर्मिंदा नहीं है, ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो हम आगे से करेंगे। शेरी मज़ारी साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, याद है आपको बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर नाजेबा जुमले कसे जाते थे? ये बिल्कुल सही बात करी थी मलिका बुखारी साहिबा। और मैं ज़रा आपकी बात में एक बात का इजाफा कर देती हूँ कि नून लीग ने सिर्फ जुमले नहीं कसे थे, अफसोस के साथ, क्योंकि बीबी शहीद की नाजेबा तस्वीर छपवाई, नाजेबा तस्वीर पहले छपवाई और फिर जहाज़ों से गिराई। और मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर गोलियां बरसाई गई थी, और गोलियां बरसाने के बाद कहा जाता था गुड शॉट। ये है हाल। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं कुछ कोरोना केसेस की। और मुल्क में कोरोना से मज़ीद 46 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.46 रही है, जबकि जो फ़ाल केसेस उनकी तादाद 40,000 से कम हो गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 21,828 हो गई है और जो कुल केसेस उनकी तादाद 9,43,000
44,065 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,82,332 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वैक्सीन के हवाले से वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क के कुछ मसरूफ़ जो सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीन की कमी देखने में आ रही है, लेकिन हम वैक्सीन की इजाफी फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि जी इस सूरत हाल में हम तमाम सूबाई और मकामी हुकाम से राब्ते में हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक सेंटर में वैक्सीन की कमी हो तो दूसरे सेंटर से इस कमी को पूरा किया जा सके। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो मान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैसर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से कोरोना की तीसरी लहर का हम कह सकते हैं कि जोर टूट रहा है, केसेस में कमी देखने में आ रही है। अब इस वक्त मजमूई तौर पर कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के सूबों की जो सूरत हाल है उसे आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इसमें काफ़ी हद तक जो किरदार है हमारी फेडरल गवर्नमेंट का और सूबाई गवर्नमेंट का है, जो कि उन्होंने कुछ जो हमारी जो एडवाइस शुरू से रही है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा आपको, तो उन्होंने लॉकडाउन किया है, कुछ पाबंदियां लगाई हैं लोगों पे, तो वो है उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह का शुक्र है और हम दुआ ये करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ केसेस है अभी भी 1000 से ऊपर डेली के केसेस हैं, और ये वो केसेस हैं फिजा जो कि एनसीओसी में रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जो लोग बताते ही नहीं हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें सख्ती से एसओपीज को फॉलो कराना पड़ेगा। अगर हम सब चीजें खोल रहे हैं तो हमें सब चीजों को जो है वो सख्ती से इन चीजों पे, जो हम बार बार कहते हैं कि जी मास्क लगाना और आपस में जो फासला रखें, ये सारी चीजें सख्ती से अमल कराना पड़ेगा। अदरवाइज ये फिर हमें अल्लाह ना करे चौथे वेव्स का सामना करना पड़ जाए कि ये नंबर केसेस जो हैं वो 700 800 और नीचे आते जाएं, उसके बाद अचानक पता चले कि जी वो 1000 और 2000 3000 के पास चला गया, जिस तरह से पहले वेव और दूसरे वेव में होता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर करेगा। और एक एडवांटेज जरूर है हमें कि पहले वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है, और लोगों को जितना ज्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज्यादा, जितनी जल्दी लग जाएगा वैक्सीन, उतनी जल्दी हम जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे और फिर ये प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखें वैक्सीन, अब जैसे कल जो वैक्सीन की सूरत हाल बनी है पूरे मुल्क के अंदर, खासकर मैं कराची में रहता हूं, जिन जिन जगहों पे छोटे छोटे जो सेंटर्स थे उनको वहां से वैक्सीन निकलवा के एक्सपो सेंटर मंगवाया जा रहा था, और सबको मना कर दिया कि जी वैक्सीन नहीं है, जाए वापस। लोग लाइन लगा के खड़े हुए और बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर पाबंदियां भी लगा रहे हैं, उनको मैंडेटरी कर रहे हैं कि अगर नहीं कराएंगे तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, और दूसरी हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो जहां हम ये कंडीशन लगा रहे हैं वहां हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग वहां सेंटर में पहुंचे और उनको वैक्सीन ना लगे और वो वापस चले जाएं, तो फिर उनके साथ ज्यादती है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत इंश्योर करे, नौशीन साहबा यहाँ हैं तो मैं समझता हूं कि वो इस बात को जरूर गौर करेंगी कि वैक्सीन बहुत अच्छी तादाद में हमारे पास होनी चाहिए और हर तरह की होनी चाहिए, ताकि जो वैक्सीन हुकूमत लगा रही है वो उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे, उसमें वक्फा ना हो, उसमें रुकावट ना हो। ठीक है, वक्फा ना हो, रुकावट ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को भी आपने सुना, तो डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम कह सकते हैं कि उनकी मेहनत की वजह से और साथ ही साथ हुकूमत के बर वक्त इकदाम के बाद कोरोना की जो तीसरी लहर है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस साल के एंड तक, इख्तिताम तक, हम कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे मुकम्मल छुटकारा भी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? जी, इसका बहुत के अनुसार जो है वो लोगों के रवैयों के ऊपर भी है जी, लेके जाते हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा
ये वबा कितनी जल्दी जो है हम इससे ले लेते हैं। लेकिन ये मुकम्मल छुटकारा तो शायद इतनी जल्दी पॉसिबल ना हो, मगर जितनी अधिक सब फैलाव होता है और जिस तरह सीरियस केसेस देखते हैं तो उसमें ज़रूर कमी आ जाएगी। मगर ये उसी सूरत में है कि अगर लोग के अब पाबंदियाँ जो हैं जिस तरह से उठाई जा रही हैं, मगर उसके साथ हुकूमत की तरफ से स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी जोर है। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। ये रवैये के हवाले से डॉक्टर साहब मैंने बात की तो मुझे थोड़ी सी उनकी बात समझ आई कि लोगों के रवैये पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर उनका रवैया या जो एटीट्यूड है वो सीरियस होता है कि हमने इस डिजीज़ पर काबू पाना है, इस मरज़ पर हमने काबू पाना है, ये जो वबा है इस पर हमने काबू पाना है, तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता कि हम काबू पाने में कामयाब हो जाएँ। तो रवैये के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि क्या कोरोना को लेके या वैक्सीनेशन को लेके जो पाकिस्तानी अवाम का एक रवैया है, आपको भी पता है, जिस पर बारहा आप भी कहते रहे जब से कोरोना आया है, हम भी टीवी पे बैठ के बात करते हैं, जितने भी लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें कि कोरोना तो एग्जिस्ट नहीं करता। वैक्सीन के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब बातें की जाती हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं, रूमर्स। तो अब ये जो रवैया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई रवैये में तब्दीली या चेंज आपको दिखाई दिया? ये अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? बहुत हद तक इसमें जो है वो कमी आ गई है नेगेटिव रवैये में। और अब हमने देखा है कि हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसके तहत लोग जो है काफ़ी वैक्सीन लगाने के लिए अब निकल रहे हैं। पहले ये था कि लोगों को बोला जाता था, लोग नहीं निकलते थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोरोना फजूल है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये सारा जो है एक गलत चीज़ है। तो लेकिन अब मैंने देखा है कि लोग निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी हैं और उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसीलिए हमने तजवीज़ यही दी थी हुकूमत से कि आप इसको मैंडेटरी कर दें। अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी तनख्वाहें थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करें, ड्राइविंग लाइसेंस ना बने, सिम ब्लॉक करें ताकि लोग जो हैं वो वैक्सीन लगा लें। ये बिल्कुल है कि मेजॉरिटी लोगों के रवैये में तब्दीली आई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनका के रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा नौशीन साहिबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जैसे शादी हॉल खुल जाए या मार्केट हो जाए, वहाँ पर हुकूमत की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि शादी जब हॉल खुल गए हैं तो वहाँ क्या लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं या कोई एसओपीज को उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो उसको मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई हम अगर एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ये दुकान, ये बाजार या ये शादी हॉल या और भी कोई ऐसी जगह जहां मजमा लगता है उसको बंद किया जा सकता है। तो हुकूमत का बड़ा इसमें किरदार है और यकीनन अवाम की जिम्मेदारी तो बहुत बनती है। हर आदमी को समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस जो है ये एक हकीकत है। अब तो 1.5 साल से हम पाकिस्तान में हम इसको बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब तो सबको समझ जाना चाहिए कि ये हकीकत है और इससे बचाव, इससे छुटकारा उसी सूरत में होगा जब हम वैक्सीन लगा लेंगे और एसओपीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम वैक्सीन लगा लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहबा, अगर हमारे सुन पा रही हैं तो जो कराची है, लाहौर है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के जो चंद सेंटर्स हैं वहाँ पे कोरोना वैक्सीन की कमी देखने में आ रही है और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे थे कि जी हम वैक्सीन की जो इजाफी फरामी है उसको यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, पहले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी देखिए, इस वक्त जिस तरह से एनसीओटी की मीटिंग डेली होती है और उसके अंदर तमाम सूबे जो होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनके साथ मशावरत होती है, उनकी तरफ से वैक्सीन भी है वो फौरी तौर पे फेडरल जो है वो पूरी करता है और उस डिमांड के मुताबिक उनको डिस्पैच कर दिया जाता है। कल भी जो है वो पंजाब को 70,000 डोजेस की 1 लाख डोजेस सिंध की तरफ भेजी गई हैं, आज वहाँ पर पहुँच गई हैं। मगर इस वक्त इशू हमारे पास शॉर्टेज का नहीं है। मैं समझती हूँ थोड़ा सा मैनेजमेंट को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस वक्त वॉक इन वैक्सीनेशन खुली हुई है। जब वॉक इन वैक्सीनेशन खुली होती है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर पे कितने लोग आएंगे। तो होता ये है कि कुछ सेंटर्स पे लोग ज्यादा चले जाते हैं तो वहां पर फिर वो वैक्सीन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर दूसरे सेंटर्स पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय कुछ सेंटर्स पे जब ज्यादा जाते हैं तो फिर जिन सेंटर से कम लोग जाते हैं
पर वैक्सीन बच जाती है और यहाँ पर जल्दी खत्म हो जाती है, तो उसको रीलोकेट किया जाता है उन सेंटर से जहाँ पे वहाँ भेजा जाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें एंटिसिपेट करना चाहिए कि कौन से सेंटर्स जो है वो सेंट्रली लोकेटेड हैं और वहाँ पर ज्यादा पेशेंट के आने का इम्कान है। तो ये वॉक इन वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा सा इशू है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर पे कितने लोग आते हैं, और जाहिर है कि एक स्टोरेज की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसको एक खास टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है, तो हम एक बहुत बड़ा अमाउंट एक वक्त में नहीं भी रखते, आप कंसाइनमेंट चाहती हैं। तो इसलिए अब कल जो भी प्रॉब्लम आई थी वो उसके बाद उसको रीलोकेट करने के लिए कह दिया गया था कि वो वहाँ पर वैक्सीन को भेजा गया था। तो उससे इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की कमी कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी उसकी जो मैनेजमेंट है उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है जी, मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है वो लेने में अगर ज़्यादा वक्फा आ जाए, ज़्यादा टाइम गुजर जाए, तो कोई नुकसान तो नहीं होता, कोई हर्ज तो नहीं होता? मेरे ख्याल में सच कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। कुछ वैक्सीन जो है वो 3 हफ्ते का होता है और कुछ 3 महीने का भी होता है। तो लेकिन ये डेफिनेटली सेहत पे मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए। एक सिस्टम बना हुआ है, साइंटिस्ट ने, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने टाइम बनाया हुआ है। तो अगर वैक्सीन को अगर उन्होंने 3 हफ्ते के बाद का टाइम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि पंक्चुअलिटी के साथ उसको अवेल करें उस फैसिलिटीज को। और कोई मजबूरी हो गई है तो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, इस तरह से करके लगवा लेना चाहिए। मैं पर्सनली तौर से ये समझता हूँ कि जो डेट दिया गया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ऊपर कर लें, लेकिन इसको प्रायोरिटी दें। ये आपकी सेहत से रिलेटेड चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जान है तो जहान है। आप अगर बाकी चीजों को अगर प्रायोरिटी देंगे और अपनी सेहत को नहीं देंगे तो फिर आप किसी वक्त भी परेशानी में फंस सकते हैं। तो पहले आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो बाकी चीजें भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि टाइम पे लगाएं, और अगर थोड़ा सा टाइम चला जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं फिजा जरूर मैं नौशीन साहबा से पूछना चाहूंगा कि कल सुल्तान साहब, फैसल सुल्तान कह रहे थे कि थोड़ी सी जरूर वैक्सीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। तो मेरा सवाल ये है कि हमने जो फिलिंग और पैकेजेस किए हैं पाक वैक वैक्सीन की, तो उसका क्या स्टेटस है इस वक्त? क्योंकि वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है और जब पाकिस्तान में ही वो सारा प्रिपेयर हो रहा है तो उसको क्यों नहीं तमाम सेंटर्स में दे दिया जाए। और तमाम सेंटर्स को, दूसरा मेरा पॉइंट है कि तमाम सेंटर्स को कैलकुलेट करके उसमें वैक्सीन पहुंचा दिया जाए, ताकि ये जो ब्रेक होता है, लोगों की डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, तो लोग बड़े डिसहार्ट होते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हों कि जी हम नहीं लगा रहे, वहां जाकर इतनी परेशानी होती है। तो इस चीज को रोकने के लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ रहे थे, आपसे इसका भी जवाब मैं चाहूँगी। और साथ ही साथ सऊदी अरब ने जो बैरून मुल्क से आने वाले अफराद हैं उनके लिए आपको पता है कि जो चीनी वैक्सीन के अलावा 4 वैक्सीन की मंजूरी दी है। अब जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है तो उनको क्या सऊदी अरब जाने के लिए दोबारा इन 4 में से कोई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, या फिर इस हवाले से क्या इक़दाम हैं? जी मुझे पूछ रही है जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, देखिए जी, चीनी वैक्सीन जहाँ तक है उसके लिए हमारी जो फॉरेन ऑफिस है वो सऊदी अरेबिया से राब्ते में है, क्योंकि ये वो वैक्सीन हैं जो WHO से अप्रूव हुई हुई हैं। और इसके लिए हमारी बिल्कुल उनसे निगोशिएशन चल रही है कि हम इनको ये वाली वैक्सीन जो है ये सऊदी अरेबिया जो है उसको एक्सेप्ट करे। तो गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे बाहर जाने वालों को, जो खासतौर पर सऊदी, क्योंकि बाकी किसी मुल्क में मैं आपको बता दूं कि कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ट्रैवलिंग पे नहीं है। आपने वैक्सीन कोई भी लगवाई हो या आपने ना भी, आपके पास सिर्फ कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट होनी चाहिए। और दूसरी उनकी शर्त ये होती है कि आप जिस मुल्क में पहुंचेंगे वहाँ आपको क्वारंटीन करनी पड़ेगी। वैक्सीन का सिर्फ ये एडवांटेज है कि अगर उस मुल्क में एक्सेप्टेबल वैक्सीन आपको लगी हुई है तो आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रैवलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिएगा। जी आज की ज़ाहिर है वही खबर जिसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम देख रही है कि किस तरह से जिस ईवान को हमारे अरकान असम्बली खुद मुक़द्दस ईवान कहते हैं, उस ईवान की कैसे उसके तकद्दुस की पामाली की जा रही है, कैसे वहाँ पे गालम गलोच हो रहा है। और ना सिर्फ ये कि गालम गलोच हो रहा है बल्कि बड़ी आसानी से ये कह दिया गया कि ये गालम गलोच जो है ये तो पंजाब का कल्चर है, जिस पर आपने देखा कि रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आया लोगों की तरफ से भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, डेडलॉक बरकरार है। जो स्पीकर असद कैसर साहब वो ये चाह रहे हैं कि असम्बली बेहतर अंदाज से आगे चले, और उन्होंने ये ऑफ़र दी है अपोजिशन को कि आप 6 नाम दें, एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। पार्लिमानी कमेटी जो है वो तय करेगी कि ईवान कैसे चलेगा, असम्बली कैसे चलेगी, कितने दिन इजलास चलेगा, कितनी कौन बात करेगा, किस तरह बात करेगा। और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आप समझते हैं कि असम्बली के रूल्स में कोई कमी कोताही है, कोई चीज़ चेंज करनी है, मजीद कोई कवानीन बनाने हैं, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन अब अपोजिशन पीछे हटती हुई नजर आती है। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून में मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून में आपको पता है 2 ग्रुप हैं, एक मरीम साहबा का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है। जो मरीम साहबा का ग्रुप है वो नहीं चाहता कि असम्बली चले, वो नहीं चाहता कि मामलात आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि असम्बली बेहतर अंदाज से चले। शहबाज शरीफ और बिलावल वो चाहते हैं कि असम्बली बेहतर अंदाज में चले। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं, हुकूमत के लोग भी उनसे अक्सर नाराज हैं जी। हुकूमत के लोग ये चाहते हैं कि वो भी चढ़ाई करें, वो भी अपोजिशन को दबाएं। लेकिन असद कैसर साहब जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को पूरा टाइम दिया जाए, ईवान बेहतर अंदाज में चले, गालम गलोच ना हो, इल्ज़ामात ना हो, और एक आप ऐसा समझें कि प्रोडक्टिव बात हो, एक अवाम की बेहतरी की बात हो, अवाम की फलाह की बात हो। अपोजिशन अच्छी तजावीज़ दे, हुकूमत उन तजावीज़ को सुने, ये चाहते हैं असद कैसर साहब। लेकिन अपोजिशन उनके साथ जो है वो तामुन करती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि आप ये देखें कि आज भी इजलास शुरू होने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया और उन्होंने बिलावल साहब को भी फ़ोन किया। ये उनके बड़े अच्छा एक इक़दाम था। लेकिन इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि असम्बली चले, अपोजिशन भी नहीं चाहती कि असम्बली चले। और आज जिस तरह से तीसरा दिन था और हमने देखा कि आज भी एक रुकन असम्बली जो है वो ज़ख्मी हो गए, आज भी उधर से बोतल मारी गई, आज भी हुकूमती बेंचों से एहतजाज जारी रहा। और फिर आप ये देखें कि जो बाहर होता रहा वो आपके सामने कि रोयल अस्कर साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि ये तो कल्चर है। और कल तो सिर्फ ज़ख्मी हुई थी ना, मलिका बुखारी साहब ज़ख्मी हुई थी और एक सर्जेंट एट आर्म्स जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन कल भी जो है वो टारगेट एक बार उनको भी किया गया, कमल शोजब साहबा को भी, उनको भी मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गई। तो ये जो इस तरह से सूरत हाल है, इस तरह से असम्बली नहीं चल सकती। और दोनों साइडें नहीं चाहती कि असम्बली चले, हुकूमत भी नहीं चाहती, अपोजिशन भी नहीं चाहती। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन वाले तकरीरें करके चले जाते हैं, हमें बात नहीं करने देते। और आज तक जो हमें बात नहीं करने दी गई, बजट में जो इन्होंने एहतजाज किया, हम उसका बदला लेंगे। और अपोजिशन भी कहती है कि हम स्पीकर के साथ नहीं बैठेंगे, हम भी मामलात को आगे नहीं लेके चलना चाहते। और मैंने वजह आपको बता दी है, वजह है मरीम साहबा का कैंप, मरीम साहबा के लोग। और अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं। और इसी तरह से परसों का दिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों अपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीक लाई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इस पर हम खैर कल ज़रा तफसील से बात करेंगे, नंबर गेम पे भी बात करेंगे। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जो ये लाने की बात कर रहे हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा, कितना इनको वोट चाहिए, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी कौम है वो ये देख रही है कि करोड़ों रुपए रोज़ाना इस असम्बली के इजलास पर लगते हैं। जिस असम्बली को कहा जाता है कि उसको हमने, वो बड़ी मुकद्दस है, वो उसको हमने उसको सुप्रीमेसी देनी है, उसको इतनी हमने उसको एम्पावर करने। और हालात ये हैं कि हमारे अरकान असम्बली जो हैं उनको सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं वो धक्के देते हुए नजर आते हैं। और इनकी अपनी वजह से कि ये जो एक दूसरे की तरफ लपकते हैं, एक दूसरे से उलझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से असम्बली में माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं कौम को। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जाती है असम्बली के अंदर जो आप अपने घर की खवातीन के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो ये बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। लेकिन अब आके अपोजिशन जो है वो मामले को आगे नहीं बढ़ाने दे रही। हुकूमत की तरफ से अभी आप समझ लें, लेकिन स्पीकर जो है वो तो खैर इंडिपेंडेंट उनको होना चाहिए और वो कोशिश भी करते हैं कोई इंडिपेंडेंट रहें। और आज तक की अगर आप निकाल के देख लें
कि जितना वो अपोजिशन को टाइम देते हैं, मेरे ख्याल हुकूमत से ज़्यादा वो अपोजिशन को टाइम देते हैं। लेकिन उनकी एक ही उनका मुतालबा होता है स्पीकर का कि आप प्रोडक्टिव बात करें। ये नहीं है कि हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाए, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए, नहीं, आप बेहतर तजावीज़ दें। आप बताएं कि भाई किसान को अगर फ़ायदा पहुँचाना है तो हमारी ये 3 तजावीज़ हैं, अगर इस शोबे को जो बेहतर बनाना है तो हमारी 4 तजावीज़ हैं, इस शोबे के लिए हमारी 2 तजावीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपोजिशन सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करती है, हुकूमत भी जवाब में इल्ज़ाम तराशी करती है, कोई असम्बली के अंदर प्रोडक्टिव बात नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे कश्मीर का इशू हो, यहाँ पे फ़लस्तीन का इशू हो, यहाँ पे FATF का इशू हो, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी हुकूमत और अपोजिशन तकसीम नज़र आते हैं, इल्ज़ाम तराशी होती है, फसाद होता है, तसादुम होता है। लेकिन अब जिस नहज पे चीज़ें चल पड़ी हैं, अगर इसी तरह से चलती नहीं तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, हालात तसादुम की तरफ जाएंगे और इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि कल मलिका बुखारी ज़ख्मी हुई, आज अकरम चीमा को वो लगी बोतल, और इसी तरह से फ़हीम खान को भी जो है वो कोई चीज़ लगी। अभी तो सिर्फ छोटे मोटे ज़ख्म आए हैं, लेकिन अगर ये हालात इसी तरह से चलते रहे और जो शिद्दत है इस वक्त दोनों तरफ, तो ये कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल सदीक, देखिए ऑपोजिशन का रवैया तो हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत से अगर इस तरह का रवैया आए, हुकूमती जो नुमाइंदे वो इस तरह का रवैया, या इस तरह आप मुराद सईद साहब की मैं बात मतलब करना चाहूँगी, तो आप कैसे देखते हैं उसको कि अगर वफाकी वजीर इस लेवल के लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? देखिए दोनों तरफ कर रही हैं, दोनों तरफ कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, और हुकूमत ने तो मैंने आपको बताया ना कि तय कर लिया हुआ है कि जब अपोजिशन हमें बात नहीं करने देती, बिल्कुल गलत है। अपोजिशन को किसने हक दिया? देखिए असेंबली में जब आप मेंबर बन के जाते हैं, अवाम आपको मैंडेट देती है, अवाम आप पे एतमाद करती है, मतलब अवाम के टैक्स के पैसों से बजट ये इजलास होते हैं, सॉरी, तो मुझे बताएं कि वहां पे अवाम के टैक्स के पैसों का मजाक उड़ाया जाता है, अवाम का बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है, अवाम के मुंह पे तमाचा मारा जाता है कि बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने, हमें वोट दे के, हमें मैंडेट दे के, हमसे अपनी उम्मीदें बांध के, हमसे एक्सपेक्टेशंस बांध के। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत में तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती ऑपोजिशन की निस्बत? सदीक किस पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ? जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन हुकूमत इस वक्त अपोजिशन से ज़्यादा जो है वो बरहम नज़र आ रही है, और हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हमने अपोजिशन को बात नहीं करने देनी। क्यों? हुकूमत कहती है कि इस बार ये बैठ के हमारे साथ तय करेंगे कि अगर हम इनको बैठ के आराम से सुनेंगे तो जब हम जवाब देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जवाब मेरे ख्याल इधर से असद उमर साहब देंगे, वो ये कहते हैं कि अगर हम बैठ के आराम से शहबाज शरीफ को सुने, और शहबाज शरीफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी हुकूमत ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो जब उसके जवाब असद उमर साहब दे रहे होंगे तो फिर वो ये चाहते हैं कि जब असद उमर साहब जवाब दे रहे हो तो फिर शहबाज शरीफ बैठ के सुने, बिलावल बैठ के सुने, अपोजिशन बैठ कर सुने। ये नहीं है कि आप अपनी सुनाएं और जब हुकूमत की सुनाने की बारी है तो आप वॉकआउट कर जाएं, आप इजलास छोड़ के चले जाएं। तो हुकूमत कहती है कि अगर ये लिख के हमें दे दें कि हम आपको बैठ के सुनेंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम वॉकआउट नहीं करेंगे, तो हम इनको सुनने को तैयार हैं। लेकिन इस बार जो है वो हुकूमत कहती है कि रिटर्न ये करेंगे, जो कि अभी तक अपोजिशन इस पर नहीं आ रही, क्योंकि अपोजिशन को भी ये सूट करता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च वो कर नहीं सकते, धरने वो कर नहीं सकते, इस्तीफे वो दे नहीं सकते, बाहर एहतजाजी बड़ी बड़ी रैलियाँ वो कर नहीं सकते, सेमिनार वो कर नहीं सकते। उनको भी यही फ़ायदा है कि आवाम के टैक्स के पैसों से इजलास हो रहा होता है, सारा मीडिया बैठा होता है, PTV दिखा रहा होता है, तो वो जो है वहाँ पे एहतजाज करें, खबर बनवाएं, और ये तासुर। और आपने ये भी आपने एक बड़ी कमजोर दलील ये भी सुनी होगी शेख रोहेल साहब की कि वो कहते हैं गाली तो पंजाब का कल्चर है। मुझे बताएं कि कौन से सूबे का कल्चर है गाली देना? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। एक ये कि आपने गलत काम किया और फिर आप ढिठाई के साथ उस पर अड़ गए कि ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। बताएं सारा मलबा आपने पंजाब के कल्चर पे डाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में हो, पोटहार में हो, मुझे बताएं कि ये पंजाबियों की दिलआजारी है कि आप कह रहे हैं पंजाब का कल्चर है गाली निकालना, मतलब आप गाली निकालने को बड़ी अपनी शान बयान कर रहे हैं कि तो पंजाब का कल्चर है गालियां निकालना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गालियां उन्होंने दी, क्या ये कोई अपनी माँ के साथ बैठकर दे सकता है, अपनी बहनों के साथ बैठ के दे सकता है, अपनी बेटियों के साथ बैठ के दे सकता है? अगर नहीं दे सकते तो कैसा ये कल्चर है? कौन से आप कल्चर की बात कर रहे हैं? अच्छा अफसोस के साथ कहूंगी शायद ये बात किसी को बुरी लग जाए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही सदीक, फिर देखने वालों को ये समझ आती है कि फिर ये अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ बैठ के भी गालियां देते होंगे, जो करते होंगे घर में वही फिर बाहर आके टीवी पर ये सब चीजें नजर आती हैं हमें। मतलब इनकी क्या मैं बोलूं, फिर तरबियत की बात करूं, किस चीज की बात करूं? सदीक आपका लास्ट कॉमेंट है कि ये कोई भी नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ असेंबली में ही करना चाहते हैं, अपने घरों में ये नहीं करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। ठीक है, डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।